नमस्कार दोस्तों। तो चलिए 2018 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो परिच्छेद है वह मरुभवन से संबंधित है। अब देखिए ये काफी बड़ा परिच्छेद है, देखिए इसका लेंथ। तो आप इसको पढ़ लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या बातें की गई है। इसमें मरुभवन किन क्षेत्रों में होता है, उसके बाद उसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, साथ ही उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसी की बात की गई है इस पूरे परिच्छेद में। तो हम सीधे इसके विषय और विचार पर आते हैं। परिच्छेद में किसकी बात की गई है? मरुभवन और इसका दुष्परिणाम। और इस बारे में क्या बात की गई है कि मरुभवन से पारितंत्र की उत्पादकता में ह्रास होता है। आइए इसके प्रश्न पर देखिए। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि इस परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम हैं। अब परिच्छेद में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से परिणाम हैं, वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम हैं। पहला, ऊपरी मृदा की हानि। हाँ, परिच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा, अपेक्षाकृत छोटी नदियों की हानि, इसका भी जिक्र है परिच्छेद में। उसके बाद कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव, इसका भी जिक्र है परिच्छेद में। भौम जल की हानि। देखिए, वनच्छादन से क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, रिचार्ज तो कम हो जाएगा, ये बात तो नो डाउट, रिचार्ज कम होगा, लेकिन जो भौम जल है उसकी हानि तब होगी जब उसका एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। वन आच्छादन से भौम जल में हानि तुरंत में तो नहीं होगी, हानि किससे होगी? एक्सट्रैक्शन से, और इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। तो कॉन्सेप्ट से भी आप देखिए कि जो हमारा विचार है कि मरुवन से पारितंत्र की उत्पादकता में ह्रास, तो हम देख रहे हैं कि वनच्छादन से तो मरुभवन होता है, ठीक है, ये एक कारण है वनच्छादन। तो ऊपरी मृदा की हानि से उत्पादकता में ह्रास होती है, बिल्कुल होती है। छोटी नदियों की हानि से उत्पादकता में ह्रास होती है, बिल्कुल होती है। कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव, ये भी क्या है? उत्पादकता में ह्रास, हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 3। 10 नंबर प्रश्न देखिए। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा से सही निष्कर्ष पूछा गया आपसे, देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट, वनोन्मूलन के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसकी बात परिच्छेद में भी की गई है। दूसरा स्टेटमेंट, भूमि का लवणीभवन केवल मानवीय क्रियाकलाप के कारण होता है। देखिए, भूमि के लवणीकरण की बात की गई है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, और परिच्छेद में यह कहा गया है, एक सेकंड से देख लेते हैं कहाँ इसका जिक्र है। ये देखिए, भूमि का लवणीभवन क्या कह रहा है? मानव प्रभावित स्थलीय पारितंत्रों का दरिद्रन विविध रूपों में दिख सकता है, जैसे कि दिया हुआ है त्वरित अपरदन, जैसे कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि लवणीभवन, जैसे कि देश के अर्ध शुष्क और शुष्क हरित क्रांति क्षेत्रों में, ठीक है। लेकिन यहाँ यह नहीं कहा गया कि केवल और केवल मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भूमि का लवणीभवन केवल मानवीय क्रियाकलाप के कारण हो रहा है, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मैदानों में गहन एक धान्य कृषि प्रथा उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मरुवन का प्रमुख कारण है। नहीं, परिच्छेद में ऐसा नहीं कहा गया कि यह प्रमुख कारण है। हाँ, ये एक कारण तो है, लेकिन इसके बाद जो बेमेल भूमि प्रबंधन है उसकी बात की गई है, तो प्रमुख कारण है ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, इसे कारण जरूर बताया गया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत है। तो केवल एक, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, मरुवन के संदर्भ में जैसा कि परिच्छेद में वर्णन किया गया निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, मरुभवन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की घटना है। प्रायः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुभवन की घटनाएं होती हैं, ऐसा परिच्छेद में कहा गया है, लेकिन साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी, जिसका नाम बताया गया है परिच्छेद में, कि वहां भी हो सकती हैं। तो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की घटना ये नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। 2 देखिए, बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम है। बाढ़ और मरुभवन परिणाम तो हैं, लेकिन अनिवार्य परिणाम नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला परिच्छेद देखते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा है, फिर भी चलिए इसे पढ़ते हैं।
जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है, इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि पूरा विचार यहीं से मिलेगा आपको कॉम्प्रिहेंशन का। और आगे कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है या किस बात की चर्चा की गई होगी उसका पता किससे चलेगा? स्टेटमेंट से चलेगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। तो लेखक किस बात पे जोर दे रहा है? लेखक जोर दे रहा है प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता, इस पर जोर दे रहा है। ठीक है, अब इसी बात को और भी स्पष्ट करेगा लेखक, उदाहरण दे रहा है। लेखक कह रहा है कि उदाहरण के लिए ऐसी फसल किस्मों की आवश्यकता है जो सूखा, गर्मी और बढ़ी हुई CO2 के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करे। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एक रूप किस्मों का समर्थन करती है। कह रहा है कि देखो भाई, हमें जैसे किस्मों की आवश्यकता है हम वैसा काम कर तो नहीं रहे हैं, ठीक है, ना कि उन किस्मों को अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्र अथवा शुष्क दशाओं में सतत उच्च उत्पादन देने में समर्थ है। वर्तमान फसलों, नस्लों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों की अपेक्षाकृत व्यापक निकायों को संरक्षित रखने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अब ये सब इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लेखक चाहता है प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता। ठीक है, अपेक्षाकृत अक्षुण्ण पारितंत्र जैसे कि वनारोपित जलग्रहण क्षेत्र, मैंग्रोव, आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकती है। मतलब कि ये सारी चीजें प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित कर सकती हैं। ठीक है, बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत ये पारितंत्र स्वयं संकट में है। अब देखो ये खुद भी संकट में है, जो कि प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित रखने में मदद कर सकती है, वो खुद भी संकट में है। और प्रबंधन उपागमों को अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय और अनुकूलित बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी लेखक बता रहा है। आगे परिच्छेद में लिखा है कि प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच के संयोजनों जैसे कि प्रवासन गलियारों की आवश्यकता जातियों की गतिशीलता सुकर बनाने के लिए होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन का सामना कैसे कैसे किया जा सकता है, लेखक उसकी बात कर रहा है। आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है? ताकि प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित रखी जा सके। तो बात करते हैं विषय की कि परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो परिच्छेद में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है, मतलब विचार क्या है? बात यह की गई है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो लेखक किस बात पर जोर दे रहा है? प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता को सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। चलिए प्रश्न में आते हैं। प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहायक होंगे? प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण हम करेंगे तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने में यह सहायक होगा, और इसकी चर्चा परिच्छेद में की गई है। दूसरा, अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण। हाँ ठीक है, इससे भी क्या होगा? प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता सुनिश्चित होगी। हमें यही तो ढूंढना है विचार। तो प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण से विविधता सुनिश्चित होगी, अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण करने से भी विविधता सुनिश्चित होगी। विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियां, तो हम तो देख रहे हैं परिच्छेद के अकॉर्डिंग जो विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियां हैं वो तो बेमेल है ना। तो ये इससे विविधता सुनिश्चित नहीं होगी। हाँ, विविधता नष्ट जरूर होगी, कम जरूर होगी। प्रवासन गलियारे, बिल्कुल सबसे अंतिम लाइन में यही कहा गया है, प्रवासन गलियारे, तो इससे भी विविधता सुनिश्चित होगी। तो ये भी होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1, 2 और 4 डी। 13 नंबर में उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला देखिए, जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है। तो यहां से भी विविधता सुनिश्चित होगी। पहले ही कह दिया, जीविका का विविधीकरण। ठीक है, तो ये सही है। सेकंड देखते हैं, एक धान्य फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्में और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। क्या होते हैं? परिच्छेद में इसकी बात की गई है। सिंपल सी बात है, अगर एक धान्य कृषि पद्धति को अपनाएंगे तो जो अन्य पादप किस्में हैं, उनके वन्य संबंधी हैं, तो समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे ही। तो दूसरा क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।
1 और 2 दोनों। अगला परिच्छेद, आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन तथा इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। ये स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिए। जो आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती है वो किसका परिणाम है? जन तथा इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। क्लियर? यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफायती प्रकार की हों तब बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं उस दृष्टिकोण की तुलना में जो पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखता है। अब यहाँ पे दो दृष्टिकोण की बात कर रहा है लेखक। एक दृष्टिकोण वह जो कि पृथ्वी को एक विशाल शॉपिंग मॉल की भांति देखता है कि जाओ भाई और जो सामान खरीदना है खरीद लो, मतलब उपभोक्तावाद की बात कर रहा है यहाँ पर। और एक दृष्टिकोण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफायती प्रकार की। तो आप जानते ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो उस समय लोगों की आकांक्षाएं किफायती प्रकार की थी। तो दो तरह की दृष्टिकोण की बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि अगर आपकी आकांक्षाएं किफायती प्रकार के हो, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थी, तो पर्यावरणीय चुनौती से निपटना थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हमें चमक दमक के आकर्षण से के परे जाना चाहिए, मतलब उपभोक्तावाद से परे जाना चाहिए, तथा यह समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करता है। क्लियर? ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, यह एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करता है। तो बेसिकली इस परिच्छेद में लेखक किसकी बात कर रहा है? लेखक बात कर रहा है पर्यावरणीय चुनौतियां और मानव की आकांक्षाओं की। और इस बारे में क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है लेखक कि पृथ्वी मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाली विशालकाय शॉपिंग मॉल नहीं है। तो लेखक कह रहा है कि भाई अपनी आकांक्षाओं को कंट्रोल करो, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। ठीक है? अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है आपसे निष्कर्ष। देखते हैं कि हमें विचार कहां मिल रहा है। पृथ्वी मानव की खाद्य, वस्त्र तथा आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। अब कितनी पूर्ति कर सकती है? केवल आधारभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकती है, इसकी बात लेखक नहीं कर रहा। लेखक कह रहा है कि भाई अपनी आकांक्षाओं पे थोड़ा लगाम लगाओ, पृथ्वी कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। ठीक है, जितना जरूरत हो उतना ही प्रकृति से लो, पृथ्वी से लो। तो वो बात यहां नजर नहीं आ रही, विचार यहां नहीं है ए में, तो ए गलत है। बी देखते हैं। पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने का एकमेव मार्ग जनसंख्या को सीमित करना है। लेखक ये नहीं कह रहा है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा लेखक नहीं कह रहा। कह रहा है कि आपकी आकांक्षाएं जो है ना वो किफायती प्रकार की नहीं है। तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि अपनी आकांक्षाओं पे कंट्रोल करो, उसे किफायती प्रकार का बनाओ। हमें यही विचार ढूंढना है। तो बी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ हमारा विचार नहीं है। सी देखते हैं। हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। बिल्कुल यहाँ विचार है। लेखक ये तो कह रहा है कि भाई अपनी आकांक्षाओं को कंट्रोल करो। ठीक है, और वो किसके हित में होगा? हमारे हित में होगा। कैसे? क्योंकि लेखक पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन तथा इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टेटमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि परिच्छेद में आगे क्या क्या लिखा हो सकता है। क्लियर है? तो सी सही उत्तर है। डी भी देख लीजिए। केवल जैविक तंत्रों का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है। जैविक तंत्र का ज्ञान तो है हमें, चलो ठीक है, ज्ञान है हमें, लेकिन हम अपनी आकांक्षाओं पे कंट्रोल ही नहीं कर रहे। तो बात यहाँ आकांक्षाओं की है, बात यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति की है। तो विचार डी में भी नहीं है, इसलिए डी गलत है। उत्तर क्या है? सी। अब इस परिच्छेद को देखते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। देखो क्या कर रहा है? कुछ लोगों का विश्वास है। लेखक अपने बारे में नहीं बता रहा है कि मैं भी यही मानता हूं। अभी क्या कर रहा है लेखक कि कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो जन्म से होता, मतलब जन्मजात है, या फिर जन्मजात है या बिल्कुल नहीं है। आगे कह रहा है लेखक कि यह सिद्धांत मिथ्या है। यह सिद्धांत मिथ्या है। ठीक है, मतलब कि लेखक का मानना है कि नेतृत्व का गुण जो है वो जन्मजात नहीं होता। हो सकता है किसी में जन्मजात हो, लेकिन लोग क्या मानते हैं कि यह जन्मजात होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता, है ना? तो लेखक इस मान्यता को नहीं मानता। इसका मतलब क्या है? लेखक इससे विपरीत सोच रखता है। लेखक क्या सोच रखता है कि नेतृत्व का गुण जो है जन्मजात, मतलब जन्मजात कहने का अर्थ यह है कि उसको सीखा नहीं जा सकता, है ना? उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, वो जन्मजाति होती है। तो लेखक इसके विरुद्ध है। तो इसका मतलब क्या है कि लेखक कहता है कि नेतृत्व का गुण सीखा जा सकता है।
क्लियर। अब इसी बात की चर्चा होगी यहाँ पर। तो हम देखिए कि स्टेटमेंट से ही पता कर लिए कि लेखक आगे क्या लिख सकता है, उसका विचार क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है, देखो साफ साफ लेखक लिख रहा है, और अवश्य ही सिखाई जा सकती है। अर्जित की जा सकती है और नेतृत्व की कला सिखाई भी जा सकती है। यह खोज, कौन सा खोज, कि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है, इसी की तो बात किया गया है ना। तो यह वह जहां भी आए तो उसका मतलब यही होता है जिसकी बात जस्ट पहले की गई हो। तो जस्ट पहले किसकी बात की गई थी? बात की गई थी कि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और सीखी भी जा सकती है। तो यह खोज युद्ध के समय में की गई है और प्राप्त परिणाम प्रशिक्षकों को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। बाएं जाने या दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्द ही समझ जाता है कि किसी भी तरफ जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। तो देखिए यहाँ पे नेतृत्व का गुण सीखा जा रहा है ना, कि भाई कह रहा है कि अंतहीन चर्चा में लगे रहो, इससे बढ़िया है कि एक डिसीजन ले लो कि बाएं जाना है कि दाएं जाना है ना। आगे कह रहा है कि किसी भी दिशा का एक दृढ़ चुनाव कर लें तो उसमें सही होने का तब भी संयोग हो सकता है, जबकि कुछ ना करना लगभग निश्चित तौर पर गलत है। कह रहा है कि अगर किसी एक दिशा का आप चयन कर लें तो हो सकता है कि आप सफल हो जाएं, जरूरी नहीं कि आप असफल ही हो। लेकिन आप कोई दिशा का चुनाव ही नहीं करके चुपचाप बैठ गए तो निश्चित तौर पर यह गलत है। लेखक इसको गलत मान रहा है। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है? नेतृत्व कौशल की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? बहुत सिंपल है कि नेतृत्व जो है उसको अर्जित की जा सकती है, उसको सीखी जा सकती है। तो नेतृत्व कौशल को अर्जित की जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है। इसी विचार को हमें ढूंढना है विभिन्न विकल्पों में। प्रश्न है कि इस परिच्छेद के लेखक का यह मत है कि नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से ही सिखाया जा सकता है, गलत। लेखक कह रहा है कि नेतृत्व सीखी जा सकती है, अर्जित की जा सकती है। ये बात ढूंढनी है हमें। ये बात ए में नहीं है, गलत। बी देखते हैं, नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है। बिल्कुल सही, यही बात तो कह रहा है लेखक। ठीक है। सी देखिए, प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। अब कितने कर पाते नहीं कर पाते इसकी बात नहीं है, बात है कि नेतृत्व अर्जित की जा सकती है, सीखी जा सकती है, वो चीज यहाँ नहीं है। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, यहाँ भी विचार नहीं है। उत्तर क्या है हमारा? बी। अगला परिच्छेद, जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्रवाइयों में अंततः लागत अंतर्निहित है। स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का निवारण करने के लिए आप जो भी कार्रवाई करेंगे उन सब में लागत अंतर्निहित है। आगे कह रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन तथा प्रशमन योजनाओं और परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप से बहुत अहम है। लेखक पहले ही स्टेटमेंट में कह रहा है कि अंततः लागत अंतर्निहित होती है। ठीक है, तो लागत तो लगेगी। विकासशील देश के बारे में क्या कह रहा है कि वहां बड़ी समस्या क्या होती है, या मुख्य बात क्या होती है? वित्त पोषण, उचित वित्त पोषण। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो कि जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार झेलने वालों में से एक होगा, वित्तीय विकास की इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर है। कौन सी समस्या? जलवायु परिवर्तन की समस्या। क्यों? क्योंकि उसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लागत चाहिए, और विकासशील देश जैसे भारत, इनके पास लागत तो सीमित है, समस्याएं तो आती हैं, तो इसलिए यह समस्या और भी गंभीर बन जाती है। आगे कह रहा है कि अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं और अपने पास के सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक और एकीकृत तरीके से प्रयोग कर इसके निवारण का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो बात की गई जलवायु परिवर्तन का निवारण और वित्तीय चुनौतियां। विकासशील देशों के साथ वित्तीय चुनौतियां तो हैं, और जलवायु परिवर्तन का निवारण तो करना ही पड़ेगा, वो तो अनिवार्यता है। तो इस बारे में लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि उचित वित्त पोषण के अभाव में विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अब हमें इसी विचार को देखना है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया पूर्व धारणाएं, चलिए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है। क्या यह विचार यहां मिल रहा है? विचार क्या है कि उचित वित्त पोषण के अभाव में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो विकासशील देशों के लिए और भी गंभीर हो जाती है। क्या यह विचार एक में है? नहीं है, गलत हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि
जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती है या नहीं है। जैसे ही आप इस पर दिमाग लगाएंगे, इसका मतलब है आप नॉलेज की तरफ भाग रहे हैं और उत्तर आपका आएगा अनावश्यक नॉलेज लगाने से नहीं, विचार ढूंढने से। तो विचार इसमें नहीं है एक में। दूसरा देखिए, अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा है और एक विकास का मुद्दा भी है, यही बात लेखक कह रहा है। तो यहाँ पर विचार है। बहुत सारे देश, जैसे विकासशील देशों की बात कर रहा है, भारत का एग्जाम्पल भी दे रहा है। तो अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक नीतिगत मुद्दा है, बिल्कुल है। परिच्छेद यही बात कह रहा है और कह रहा है कि यह विकास का भी मुद्दा है, हाँ बिल्कुल है। तो हमारा विचार यहां मिल गया। तीसरा देखते हैं, वित्तीय तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकासशील देश अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ा सके। बिल्कुल यहां भी हमें विचार मिल रहा है। लेखक यही तो कह रहा है कि विकासशील देशों के साथ भाई वित्त पोषण की समस्या तो है, इसलिए समस्या जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर बन जाती है। तो लेखक क्या कह रहा है? कह रहा है भाई वित्तीय तरीके और साधन ढूंढो। तो 2 और 3, उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब इस परिच्छेद को देखिए, भारत में जैव मात्रा, ये मात्रा है, भारत में जैव मात्रा तक कोयले से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत में जैव मात्रा तथा कोयले से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है तथा निर्धन जन समुदाय की स्त्रियां तथा बच्चे सर्वाधिक जोखिम का सामना करते हैं। अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको ध्यान रखिएगा, पूरा परिच्छेद इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। बात यहाँ पे क्या हो रही है? बात हो रही है स्वास्थ्य समस्या की। और बात के इस पर क्या बात कर रहा है लेखक? लेखक कह रहा है कि भैया इससे सबसे ज्यादा कौन पीड़ित है? निर्धन जन समुदाय की स्त्रियां और बच्चे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर घरों में रहती हैं। और बात तो यही हो रही है कि जैव मात्रा था कोयले से खाना पकाना और उससे जो प्रदूषण हो रहा है घर के अंदर। अब लेखक इसकी गंभीरता को बताएगा आगे कि प्रतिवर्ष इन घरों में, कौन से घरों में? निर्धन जन समुदाय की घरों में। तो प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण, जो कि खाना बनाने में प्रयुक्त प्रदूषक ईंधन से होता है, के कारण होती है। एक डेटा दे दिया गया और इस डेटा को दे करके आपको इस समस्या की गंभीरता को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तथा ऐसे ईंधन से देश में बाह्य वायु प्रदूषण के चलते 1.5 लाख अन्य मृत्यु होती है और 1.5 लाख अन्य मृत्यु भी होती है। यहाँ भी वो जो डेटा दे रहा है लेखक, वो इसकी गंभीरता को बताने के लिए दे रहा है। यद्यपि स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन जैसे कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस तथा बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जनसमुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ यद्यपि पे ध्यान दीजिएगा, भाषा को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, कह रहा है इसका उपयोग करने वाली जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रदूषक ठोस ईंधन को, कॉमा के बाद ध्यान दीजिए, प्रदूषक ठोस ईंधन को प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों से 70 करोड़ पर स्थित है। कह रहा है कि भले से एक तरफ जो है स्वच्छ ईंधन को का उपयोग करने वाली संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो पीड़ित है ना, वो पिछले 30 वर्षों से 70 करोड़ उनकी जो संख्या है वो लगभग स्थिर है 70 करोड़ पर। ठीक है, तो समस्या क्या है यहाँ पर हमने देख ली। विषय किसकी बात की गई है परिच्छेद में? परिच्छेद में घरेलू वायु प्रदूषण की समस्या की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई? इस बारे में बात की गई कि भाई जो निर्धन जन समुदाय है ना, वो ज्यादा पीड़ित है और निर्धन जन समुदाय में भी महिला और बच्चे। तो फिर इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि जो घर पीड़ित है, जो 70 करोड़ लोगों की बात कर रहा है, जो घर पीड़ित है, उनकी पहुंच हमें सुनिश्चित करनी होगी। कहां तक? जो स्वच्छ ईंधन है वहां तक। यही समस्या का समाधान है। तो देखिए विषय क्या है कि घरेलू वायु प्रदूषण की समस्या। और इस बारे में लेखक क्या बता रहा है, क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है कि ठोस ईंधन से उत्पन्न घरेलू वायु प्रदूषण का विशेषकर निर्धन जन समुदाय के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है, इसकी बात लेखक कर रहा है। ठीक है, तो ये 70 करोड़ घर की बात कर रहा है, 70 करोड़ लोगों की बात कर रहा है। यहां तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया जाना चाहिए, लेखक यही बात कर रहा है। अब ढूंढेंगे हम इसी विचार को कि किस ऑप्शन में मिलता है। प्रश्न में पूछा गया है निष्कर्ष, इन्फरेंस। ए देखिए,
ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। अब देखो, अगर यहाँ दिमाग लगाओगे तो आप सोचोगे हाँ भाई, आजकल तो गांव देहात में भी गैस पहुंच रहे हैं, एलपीजी का लोग यूज कर रहे हैं, तो आप सोचोगे ये सही हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ आपका विचार नहीं मिला। विचार क्या है? विचार ये है कि जो पीड़ित हैं, और लेखक साफ साफ परिच्छेद में बता रहा है कि कौन पीड़ित है, निर्धन जन समुदाय, उसमें भी खासकर महिलाएं और बच्चे। वो क्या यहाँ आ रहा है? नहीं, तो ए गलत है। बी देखिए, भारत में घर के अंदर के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही लगेगी आपको, और ये बात सही है भी, लेकिन पूरे भारत की बात नहीं कर रहा लेखक। आपको फोकस करना है वो निर्धन जन समुदाय। तो क्या वह विचार बी में है? नहीं है, तो ये भी गलत। ये सारे क्या है कि आप अगर अपना नॉलेज लगाएंगे ना तो आप गलत कर जाएंगे। हो सकता है कि कोई ए टिक कर दे, कोई बी टिक कर दे। अब सी देखिए, भारत को प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए तथा अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई, ये भी हो सकता है क्योंकि स्वच्छ ईंधन की बात हो रही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, ये सी में भी विचार नहीं है। अब डी देखिए, निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। बात तो इसी की कर रहा है ना कि कौन प्रभावित हो रहा है? जो निर्धन जन समुदाय है, तो वहां तक पहुंचाना है स्वच्छ ईंधन। ये है लेखक का विचार। अब वो कहाँ है? डी। बाकी देखिए, ए बी सी भी आपको सही लग सकता है, तो आप कोई भी स्टूडेंट हो सकता है कोई ए कर दे, कोई बी, कोई सी कर दे, तो आप गलत कर देंगे। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको बस वो विचार ढूंढना है कि वो विचार किस ऑप्शन में है, और कहां मिला में विचार? डी में मिला। तो अब आपको पक्का पता है कि आपका उत्तर डी सही है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह परिच्छेद कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, लेकिन सभी बड़ी चीजों के साथ ऐसा ही है। कह रहा है वैज्ञानिक ज्ञान के साथ अपने संकट हैं। फिर लेखक कह रहा है कि लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान के साथ ही संकट है, जो भी बड़ी चीजें हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। तो चलो, ये तो कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो मुद्दा क्या है? देखते हैं क्या मुद्दा है। उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह ज्ञान वर्तमान को डराता है, एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है, का भविष्य निरूपण विजन करता है। तो लेखक क्या कह रहा है कि भाई, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट है, लेकिन उन संकट से परे विज्ञान का उद्देश्य क्या है? उन संकट से परे उसका लक्ष्य क्या है? सुखी विश्व। असुखी विश्व कैसा होगा? गरीबी रहित, युद्ध रहित, रोग मुक्त। तो ऐसा भविष्य का निरूपण करता है, विजन रखता है कौन? विज्ञान। हालांकि विज्ञान के अपने संकट हैं जो और किसी से नहीं हो सकता। तो विज्ञान से क्या हो सकता है? विज्ञान का विजन क्या है? एक सुखी विश्व का विजन है। विज्ञान के चाहे कोई भी अभिप्राय परिणाम हो सकते हो, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। मतलब वही कहने का है कि विज्ञान का भाई कोई भी संकट हो सकता है, बहुत सारे संकट हो सकते हैं, लेकिन लेखक जोर किस पे दे रहा है? लेखक जोर दे रहा है विज्ञान के विजन पर। और विज्ञान का विजन क्या है? सुखी विश्व। ये है विचार, इसको ढूंढना है हमें। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है? विज्ञान के संकट और विजन की बात की गई है। यह है विषय परिच्छेद का। और इस विषय पर क्या बात की गई है? बात की गई है कि एक सुखी विश्व का निर्माण ही विज्ञान का विजन है। अब इस विचार को हम ढूंढते हैं। चलिए, प्रश्न में पूछा गया महत्वपूर्ण निहितार्थ। ये देखिए, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। बिल्कुल सही, सीधा सीधा ए विकल्प में ही हमें विचार मिल गया। फिर भी बी देखेंगे, विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन यह अकेला बड़ा संकट भी है। संकट के बारे में लेखक क्या कह रहा है? भाई, ये तो सारे बड़े चीजों के साथ है, तो संकट को तो छोड़ दो, हटाओ, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि विजन क्या है। तो यहां पर देखिए, विजन की तो बात है, विजन की बात है, लेकिन ये अलग से जो टेल जोड़ दिया ना, अलग से जो विचार जोड़ा हुआ है, ये नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ लेखक का विचार देखना है। अगर किसी विकल्प में लेखक का विचार है, साथ ही कोई अन्य विचार भी है, तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लेखक का विचार होना चाहिए। जैसे कि ए में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ लेखक का विचार है, तो बी गलत। सी में देखते हैं विचार है, विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा है कि विज्ञान का विजन है सुखी विश्व। हमें यह ढूंढना है
जो कि ए में लिखा हुआ है, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। ये नहीं कह रहा कि इसके बिना संभव ही नहीं है, गलत। डी में भी विचार ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए, सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं, विज्ञान हो या ना हो। कह रहा है विज्ञान का विजन सुखी विश्व है। क्या यह विचार डी में है? नहीं है, गलत। आंसर क्या है हमारा? ए। आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के विपुल भंडार अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ हैं। अब देखिए, इसी से पता चल जाएगा कि पूरे परिच्छेद में किसकी बात की गई है। बात कर रहा है ये लेखक आर्कटिक के जो जीवाश्म ईंधन है, कह रहा है कि वह पहले से अधिक समय तक सुलभ है। क्यों? तो हमें पता ही है आर्कटिक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। अगर वो पहले की तुलना में लंबे समय तक सुलभ है, इसका मतलब बर्फ की चादर पतली हो रही है, मतलब जलवायु परिवर्तन की बात लेखक कर रहा है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, इसके वर्ड के बाद लेकिन, किंतु, परंतु के बाद जो सेंटेंस आएगा वो मुख्य विचार होगा लेखक का। लेकिन अंटार्कटिका, जो कि शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान हुई अंटार्कटिक संधि कारण शोषण से संरक्षित है और किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दावों के अंतर्गत नहीं आता, के विपरीत आर्कटिक को औद्योगिकरण से सुरक्षित रखने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बात यहाँ लेखक कर रहा है आर्कटिक क्षेत्र की और अंटार्कटिका की। लेखक कह रहा है कि देखो अंटार्कटिका तो ठीक है, वो सुरक्षित है, वहां कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में लेखक कह रहा है कि कोई उचित कानून व्यवस्था संरक्षण के लिए नहीं है। यही मुद्दा है लेखक का। तो अगर लेखक कह रहा है कि कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, तो लेखक यह कह रहा है कि कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आगे है, विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लालायित है। इस समय क्या है? विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लालायित है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र तो जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों का विपुल भंडार है, तो यहां भी फाइट शुरू हो जाएगा। इसी को तो मुद्दा बना रहा लेखक। कह रहा है भाई इसको संरक्षित करो, जैसे तुमने आर्कटिक संधि के तहत आर्कटिक क्षेत्र को, अंटार्कटिका क्षेत्र को आपने सुरक्षित करा था, वैसे आर्कटिक क्षेत्र को भी सुरक्षित करो। यही लेखक का मुद्दा है। हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना ने आर्कटिक तट वाले देशों के पिघलते सागर के बड़े खंडों की छीना झपटी के लिए उत्साहित किया। देखिए एक उदाहरण भी दे दिया, पिघलते सागर के बड़े खंडों के लिए छीना झपटी होनी शुरू हो गई, तो भाई जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के लिए क्यों नहीं होगी? इसलिए उसको संरक्षित करो, लेखक का यह विचार है। ठीक है, चलिए विषय देख लेते हैं। किसकी बात कर रहा है लेखक? लेखक बात कर रहा है आर्कटिक के संसाधनों का संरक्षण की बात कर रहा है। और इस बारे में क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है लेखक कि आर्कटिक के संसाधनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा होना चाहिए। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। प्रश्न क्या है? निहितार्थ। चलिए विचार ढूंढते हैं। ए में, भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधनों तक इसकी मुक्त पहुंच हो सकती है। लेकिन लेखक का मुद्दा क्या है? लेखक का मुद्दा है आर्कटिक क्षेत्र का संरक्षण। क्या यह विचार ए में है? नहीं है, गलत। बी देखते हैं। आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीति में परिवर्तन का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है, लेखक ये तो कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीति में परिवर्तन का कारण बनता है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रहा है कि देखो जी, जो तटीय देश हैं वो पिघले सागर के बड़े खंडों के लिए छीना झपटी शुरू हो चुकी है उनके बीच में। इसलिए लेखक अब डरा हुआ है कि कहीं आर्कटिक क्षेत्र के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिज के लिए भी छीना झपटी ना शुरू हो जाए, इसलिए तो वो संरक्षण की बात कर रहा है ना। तो पूरा का पूरा विचार बी ऑप्शन में है। फिर भी हम सी और डी देखेंगे। सी क्या है? आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्या को सुलझाएगा। संसाधनों की कमी और उसकी समस्या का समाधान, ये सारी बातें लेखक नहीं कह रहा। लेखक कह रहा है आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों का संरक्षण, तो सी में नहीं है। डी देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है। संसाधन कितना है, नहीं है, उसकी तुलना नहीं की जा रही है। संरक्षण की बात है, तो संरक्षण की बात ना डी में है, ना सी में है और ना ही ए में है। हाँ, यहां जरूर है कि यही तो समस्या है मेन, संघर्ष की समस्या, संभावनाएं, जिसके वजह से लेखक कह रहा है संरक्षण की आवश्यकता। तो बी हमारा सही उत्तर है। डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं एवं अनुसमर्थन किया है। सामान्य सा स्टेटमेंट है।
WTO का भारत सदस्य है तो उसके जो भी नियम है उससे भी बंधा हुआ है, जो समझौते में जो बातें लिखी गई है उससे बंधा हुआ है। आगे कह रहा है कि समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी। ये कहां समझा जा रहा है? WTO में, ठीक है। और हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराते हैं। तो यहीं से पता चल रहा है कि जो WTO समझौते के तहत जो बात है, कृषि क्षेत्र में हम उस बात का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बात क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी, जबकि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। हम सिग्नेटरी भी हैं और उसके कुछ नियम से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक, आगे देखिए। न्यूनतम समर्थनों से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। ये एक बात नियम है WTO के समझौते के तहत कि 10% से अधिक नहीं हो सकती। भारत में पीडीएस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। अब कह रहा है कि भारत के लिए भाई जो पीडीएस के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए, तो फिर WTO का नियम जो है उसका उल्लंघन हो जाएगा और हम उसका सिग्नेटरी हैं। तो सिग्नेटरी होने के नाते हम उस नियमों से बंधे हुए हैं। तो एक तरफ कह रहा है कि हम उस नियमों से बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ कह रहा है कि जो हमारा हित है वो अलग है, उस नियम से के विपरीत है। ठीक है, विषय देखिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बात बहुत सीधी सीधी है कि WTO का हम सिग्नेटरी हैं, इसलिए उसके जो भी नियम है उससे हम बंधे हुए हैं, उस समझौते से हम बंधे हुए हैं। उसमें एक बात कृषि क्षेत्र को लेकर की जा रही है, जहां न्यूनतम समर्थन की बात की जा रही है। कह रहा है कि उसके नियम के तहत 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की वजह से यह 10% से अधिक बढ़ सकता है। ठीक है, तो बात किसकी की गई है? कृषि आर्थिक सहायता पर WTO के समझौते की बाध्यता की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि यह कृषि आर्थिक सहायता को सीमित करता है जो भारत के पक्ष में नहीं है। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। संदेश पूछा गया है, चलिए देखते हैं ए में विचार है कि नहीं। भारत को अपने पीडीएस को संशोधित करना चाहिए, क्या इसमें विचार है? बिल्कुल नहीं है। विचार क्या है कि भारत के पक्ष में नहीं है, जो कृषि आर्थिक सहायता को सीमित करना भारत के पक्ष में नहीं है। यह विचार ए में है? नहीं है। बी में देखते हैं। भारत को WTO का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो कह रहा है सीधा सीधा वो सदस्य ही ना रहो। लेकिन विचार क्या कह रहा है? विचार कह रहा है कि जो उसकी कृषि आर्थिक सहायता है सीमित करने की बात है वो भारत के पक्ष में नहीं है, तो ये विचार यहां भी नहीं है। सी देखते हैं। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा ही तो है जो व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न कर रही है। WTO कैसा है? व्यापारिक संगठन है और हम सिग्नेटरी हैं। लेकिन जहां बात आती है खाद्यान्न की तो वहां पे हमारे हित टकरा जा रहे हैं। यही बात लेखक कह रहा है, यही लेखक का विचार है। हमें यहाँ सी में मिल गया, सी हमारा सही उत्तर है। डी देखिए, भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है। भाई देता तो है, ये बात तो सही है, तो क्या आप इसको टिक कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लेखक का विचार इसमें नहीं है, तो डी गलत हो गया। उत्तर क्या है? सी। अब इस परिच्छेद को देखिए। भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी है जो यूरोप में 19वीं शताब्दी में विकसित हुई और बाद में विश्व में फैल गई। तो बता रहा है सीधा सीधा ये स्टेटमेंट में कि भारत की शिक्षा प्रणाली किस नमूने पर बनी है। ठीक है, आगे कह रहा है इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। अब उसका उद्देश्य क्या है वो भी लेखक ने बता दिया आपको। आगे देखते हैं। यह व्यवस्था औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी। जो व्यवस्था थी शिक्षा प्रणाली जो विकसित हुई 19वीं शताब्दी में, तो वो किसके लिए थी? वो औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी, जिसमें सीमित क्षमता वाले अनुपालनकर्ता, बात मानने वाले अनुपालनकर्ता श्रमिकों की लगातार पूर्ति की मांग थी।
हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे कारखानों की तरह हैं जिनमें घंटियां होती हैं, वर्दियां होती हैं और शिक्षार्थियों के जत्थे तैयार किए जाते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अनुपालन के लिए बनाए जा रहे हैं, है ना। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में कह रहा है, यहाँ ऐसे शिक्षार्थी हैं जो अनुपालन के लिए बनाए जा रहे हैं, बात मानने के लिए बनाए जा रहे हैं। किंतु, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, किंतु लेखक कह रहा है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है ये उस समय की आवश्यकता थी, औद्योगिक युग की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां पर अनुपालनकर्ता श्रमिक चाहिए होते थे, तो उस समय के लिए ठीक था। किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है। मतलब अभी सिर्फ ऐसे शिक्षार्थी नहीं चाहिए जो सिर्फ आदेश का पालन करे, भिन्न है पूर्णतः आज की व्यवस्था। यह एक जटिल, अस्थिर एवं भूमंडलीय रूप से अंतर संबंधित संसार है। चलिए, तो सिंपल सी बात कह रहा है कि लेखक की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो आज के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो विकसित हुई आज तक बनी हुई है, उस समय जो विकसित हुई वो औद्योगिक युग के डिमांड के अकॉर्डिंग थी, लेकिन आज का डिमांड बदल गया है। तो आज जो हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली है वो वर्तमान वातावरण से मैच नहीं कर रहा है, उसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो लेखक क्या चाहता है? लेखक चाहता है कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव। कैसा बदलाव? ऐसा बदलाव जो वर्तमान वातावरण से तालमेल बिठा सके। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है? भारत की शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान की आवश्यकता, इसकी बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि भारत की शिक्षा प्रणाली आर्थिक दृष्टि से वर्तमान वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। प्रश्न पूछा गया, पूर्व धारणाएं देखते हैं। भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण तत्वतः विकासशील देश बना हुआ है। क्या कह रहा है कि भारत अपने त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण विकासशील देश बना हुआ है, जबकि परिच्छेद का विचार क्या है कि जो शिक्षा प्रणाली है वो वर्तमान जो दशाएं हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या ये बात एक में है? नहीं है, गलत। दूसरा देखते हैं, आज के शिक्षार्थियों के लिए नए युग के कौशल समूह प्राप्त करना आवश्यक है। बिल्कुल यही बात कह रहा है लेखक कि भाई हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं और वर्तमान में दशाएं परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो दो तो सही है, दो में विचार है। तीसरा देखिए, काफी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं। ये बात सही है। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणालियां उन समाजों का पूर्ण प्रतिबिंब है जिनमें वो कार्य कर रहे हैं। मतलब वर्तमान दशाओं में जो कार्य कर रहे हैं, तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। ये बात सही भी है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि ये बात सही है। तो सही है तो इसका मतलब क्या है कि ये उत्तर हो जाएगा हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही वही होगा, उत्तर वही होगा जिसमें लेखक का विचार है। लेखक का विचार 2 में है, 3 में नहीं है। ठीक है, विचार क्या है आप फिर से देख लीजिए और देखिए कि 3 में है वो नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी। अगला प्रश्न, आहार नियंत्रण, डाइटिंग, इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कह रहा है कि डाइटिंग का प्रचलन महामारी बन चुका है ना। मतलब हर जगह चल रहा है। हर कोई एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के तरीके की तलाश में है। हम सभी संजातीयता, अनुवांशिकी, पारिवारिक इतिहास, लिंग, आयु, शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली एवं वरीयता के संदर्भ में भिन्न हैं। लेखक कह रहा है कि हम सभी भाई इन संदर्भों में भिन्न हैं, हम एक जैसे नहीं हैं। इस कारण से हम किस आहार को सहन कर सकते हैं या किस आहार के प्रति संवेदनशील हैं, इस मामले में भी हम भिन्न हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम भिन्न हैं तो हमारे आहार के प्रति संवेदनशीलता भी भिन्न होगी। अतः हम वास्तव में अनेक जटिलताओं की कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकते। और डाइटिंग क्या है? डाइटिंग तो एक आहार पुस्तिका है कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। लेखक कह रहा है कि हम तो भिन्न भाई, तो डाइटिंग एक आहार पुस्तिका है और आहार पुस्तिका जो है वास्तव में अनेक जटिलताओं में कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो अलग अलग है, वो भिन्न है। तो एक ही आहार पुस्तिका में आप सबको समाहित कैसे कर सकते हो? लेखक का यह मुद्दा है। आगे लेखक कह रहा है कि यह विश्व भर में मोटापे पर नियंत्रण रखने में आहारों, डाइट की विफलता को स्पष्ट करता है। अब देखो, कह रहा है लेखक की डाइट की विफलता हो रही है भाई पूरे विश्व भर में मोटापे को लेकर के। क्यों?
लेखक तो साफ साफ बता रहा है, क्योंकि हम लोग सभी जो है भिन्न हैं, अलग हैं, तो हमारी जरूरतें भी अलग हैं, आहार के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी अलग है। इसलिए कोई एक चार्ट बना लेंगे आहार का, तो वो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या कह रहा है लेखक, यह विफल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब तक वजन बढ़ाने के कारणों को भली भांति समझा नहीं जाएगा और उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, और जब तक आदतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होगा। ठीक, तो लेखक सीधा सीधा कह रहा है कि देखो जी, जो डाइटिंग चार्ट का चलन चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, वो विफल है। क्यों? क्योंकि सबकी आवश्यकताएं, सबकी आहार के प्रति संवेदनशीलताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए डाइटिंग चार्ट विफल है। इसलिए लेखक ने इसे महामारी की संज्ञा दी है। ठीक है, तो किसकी बात की गई परिच्छेद में? विश्व में डाइटिंग का प्रचलन और इसकी सीमाएं। लेखक सीमाएं तो बता रहा है कि भाई ये डाइटिंग का जो चार्ट है वो सब पर, ये डाइटिंग की जो पुस्तिका है वो सब पर लागू नहीं होती। इसके बारे में लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि एक समान आहार श्रृंखला सभी के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं। प्रश्न पूछ रहा, निष्कर्ष हमें ढूंढना है अपना विचार। मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन चुका है। अब आप इसको सही कर सकते हैं, हो सकता है बहुत स्टूडेंट इसको सही कर दे। नहीं, लेखक का विचार यह नहीं है कि मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन चुका है। लेखक का विचार है वो डाइट चार्ट। कह रहा है डाइट चार्ट सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। ये विचार क्या ए में है? नहीं है। भी देखते हैं, बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हैं। हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन क्या ये विचार है यहाँ? नहीं है। सी, मोटापा तत्वतः एक असाध्य रोग है। नहीं भाई, असाध्य रोग थोड़ी कह रहा है, बात कर रहा है लेखक डाइट चार्ट की, डाइट बुक की बात कर रहा है। क्या वो सी में है? नहीं है। डी देखते हैं, मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है, यही बात कर रहा है। और डाइट चार्ट क्या? एक पूर्ण आहार की बात करता है। लेखक कहता है हम सबका आहार के प्रति संवेदनशीलता अलग अलग है, भिन्न है ना, एक समान नहीं है। तो पूर्ण आहार एक समाधान नहीं है। हमारा विचार मिल गया, डी सही उत्तर है। एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम हैं। अब कौन कौन से जोखिम है, लेखक आगे वही बात बताएगा। कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों को समूल नाश कर सकता है। अब एक ही तरह का आप कृषि कर रहे हैं, अब उसको नाश करने वाला कोई बीमारी आ गया, कोई पीड़क आ गया, तो सारी फसल का नाश कर देगा। तो ये जोखिम है। और कह रहा है कि एक भयप्रद संभावना यह है कि इसकी बढ़ती हुई और अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% और अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि परिवर्तित होती जलवायु से ये जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं, जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे 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 ग्रह गर्म होगा और मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी। तो देखिए कैसे जोखिम बढ़ रहा है। उत्तरी अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा और फसल के रोग नए परिणामों तक विस्तारित हो जाएंगे। इसलिए कहा लेखक कि भाई एक धान कृषि करोगे तो वैसे ही जो है पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो तुम्हारा जोखिम और बढ़ जाएगा। एक तो एक धान्य कृषि कर रहे हो, उसी से तुम जोखिम में हो, क्योंकि कोई एक बीमारी, कोई एक जो है पीड़क, वो सारी फसल का नाश कर देगा। ऊपर से जलवायु परिवर्तन, है ना, प्रदूषण, इससे चीजें और बदलेंगी, तो तुम और खतरे में आ जाओगे। तो लेखक सीधा सीधा क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है भाई एक धान्य कृषि जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तुम विविधीकरण अपनाओ, विविधता को तुम जो है विविधता को अपनाओ। ठीक है, तो विषय क्या है, लेखक किसकी बात कर रहा है? लेखक बात कर रहा है एक धान कृषि करने में जोखिम। और इस बारे में क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि एक धान कृषि परंपरा में कोई रोग अथवा पीड़क खाद्य उत्पादन का समूल नाश कर सकता है। जलवायु परिवर्तन इस जोखिम को और भी बढ़ाएगा। तो लेखक सीधा सा डिमांड कर रहा है भाई एक धान कृषि मत करो, कृषि में विविधता लाओ, विविधीकरण लाओ। तो हम देखते हैं कि विविधता वाली बात कहां कर रहा है लेखक। प्रश्न पूछा गया संदेश, हमें ढूंढना है अपना विचार। चाहे संदेश पूछा हो, पूर्व धारणा, उपनिगमन, उपसिद्धांत, कुछ भी पूछा हो, हमें बस विचार ढूंढना है। ए में देखते हैं विचार है या नहीं। फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विविधता है। लेखक यही तो कह रहा है, एक धान्य कृषि नहीं भैया, फसल अनुवांशिक विविधता को सुनिश्चित करो। अगर ऐसा करोगे तो जलवायु परिवर्तन से तुम काफी हद तक बचे रहोगे। तो ए में तो विचार मिल गया, फिर भी हम बी सी डी भी देखेंगे। बी देखिए,
बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय एक धान्य कृषि है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एक धान्य कृषि करोगे, और ये एक धान्य कृषि से कभी भी आप बड़े जोखिम में पड़ सकते हो, और जो जलवायु परिवर्तन है इस जोखिम को और भी बढ़ा रहा है। तो ये पूरी बातें, ये जो विचार है बी में नहीं है, तो छोड़िए इसको, बी को भी हम काट देंगे। सी देखिए, अधिक से अधिक अनुवांशिक तौर पर रूपांतरित फसलें ही केवल सन्निकट खाद्य कमी से विश्व की रक्षा कर सकता है। फिर वही खाद्य सुरक्षा की बात, तो खाद्य सुरक्षा तो मुद्दा है ही नहीं लेखक का। डी देखिए, खाद्य सुरक्षा एक मुद्दा है, मुद्दा नहीं है, मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि भविष्य में खाद्य की कमी हो जाएगी तो खाद्य का प्रोडक्शन और बढ़ाओ क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, एक धान्य कृषि मत करो, फसल अनुवांशिक विविधता अपनाओ, ये मुद्दा है। तो क्या ये सी में है? सी में नहीं है। डी देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और तदजनित खाद्य की कमी से एशिया और उत्तरी अमेरिका सबसे बुरी तरह आक्रांत होंगे। कौन कौन आक्रांत होगा? नहीं होगा। आप नॉलेज के आधार पर इसको सही कर सकते हैं, ऐसे में आप फंस जाएंगे। आपको सिर्फ विचार ढूंढना है। विचार कहाँ मिल रहा है? ए में। उत्तर क्या होगा? ए। आगे देखते हैं, सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोचनीय दशाओं में छोटी छोटी ढेरियों में ठूसा जाता है। अब देखो, फैक्ट्री फार्म क्यों बनाए गए हैं? सस्ते और प्रचुर मांस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है। अब फैक्ट्री फार्म में क्या होता है? जानवरों के साथ बहुत क्रूरता होती है। आगे कह रहा है लेखक कि इस प्रकार के प्रचलनों के परिणाम स्वरूप विश्व की अनेक स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारियां उठ खड़ी हुई हैं। देशांतरगामी जैसे कोविड, देशांतरगामी, एक जगह तो नहीं था ना सीमित। जैसे कि एवियन फ्लू। विश्व भर में पशुधन का पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूरता और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहां पशु अपना लघु जीवन कृत्रिम प्रकाश, प्रतिजैविकों और वृद्धि हार्मोनों के ठसाठस इस्तेमाल के बीच वध होने के दिन तक व्यतीत करता है। तो कितनी क्रूरता हो रही है, बस ये बात लेखक आपको बता रहा है। एक एक बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। आगे कह रहा है कि मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है। ठीक, और फैक्ट्री फार्म किस लिए बनाए गए हैं? सस्ते और प्रचुर मांस उत्पादन के लिए। और लेखक क्या कह रहा है कि मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है। मांस के प्रत्येक किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि यहां ध्यान दीजिएगा, जबकि 1 किलोग्राम धान के लिए 3400 लीटर, है ना। तो क्या सही है भाई? धान का उत्पादन कर लो, यही सही है। आगे कह रहा है 1 किलोग्राम अंडों के लिए 3300 लीटर और 1 किलोग्राम आलू के लिए 225 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो लेखक बेसिकली कह रहा है यहां पर कि भाई मांस उत्पादन पर जल की ज्यादा खपत होती है, तो उस पर हमें कम निर्भर होना चाहिए, उस पर कम जोर देना चाहिए। हमें जोर किस पे देना चाहिए? हमें जोर देना चाहिए खाद्यान्न उत्पादन पर। क्यों? क्योंकि वहां पे जल की खपत कम होती है। तो चलिए विषय देख लेते हैं। विषय क्या है, किसकी बात की गई है? फैक्ट्री फार्म में मांस उत्पादन का पर्यावरण पर प्रभाव। अब जल की बात हुई ना, तो पर्यावरण पर प्रभाव आ गया। और इस बारे में क्या बात कर रहा है लेखक? लेखक कह रहा है कि यह पर्यावरण की धारणता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। कौन? फैक्ट्री फार्म में जो मांस उत्पादन हो रहा है वह पर्यावरण की धारणता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अब हमें इस विचार को ढूंढना है। प्रश्न पूछा गया है, संदेश। ये देखते हैं, औद्योगिक पशुपालन इंडस्ट्रियल फार्मिंग से बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करना सस्ता होता है। बात तो यही कह रहा है, इसीलिए तो फैक्ट्री फार्म स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं। और यह गरीब देशों को प्रोटीन पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। ये बात देखो कितना सही है, नहीं है वो अपना देख लेना। लेकिन हमें क्या ढूंढना है? विचार। क्या विचार ए में है? ए में विचार नहीं है। विचार क्या है? विचार ये है कि जो फैक्ट्री फार्म में मांस उत्पादन है वो पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय नहीं है। तो ये बात ए में है? नहीं है। बी में देखते हैं, मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन करता है। क्रूरता तो हो रही है, कानून का उल्लंघन भी हो रहा है। क्रूरता हो रही है तो कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। बात सही है लेकिन इसमें विचार नहीं है, तो गलत हो गया। सी देखिए,
औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन अवांछनीय है। ये तो बात कह रहा है कि धारणीय नहीं भाई, बहुत ज्यादा जल की खपत होती है और इसको तुरंत रोक देना चाहिए। अब ये बात लेखक नहीं कह रहा कि तुरंत रोक दो, धारणीय नहीं है तुरंत रोक दो, ये बात लेखक नहीं कह रहा। कह रहा धारणीय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो धारणीय है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक, ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्री फार्म में जो है सस्ते और प्रचुर मांस जो है या फैक्ट्री फार्म होने ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल धारणीय नहीं है, या जो पशु आधारित खाद्यान्न है उसको बंद कर दो क्योंकि वो बिल्कुल भी धारणीय नहीं है, तो उसको पूरी तरह से बंद कर दो। लेखक यह नहीं कह रहा है कि भाई जो फैक्ट्री फार्म है जहाँ पे सस्ते और प्रचुर मांस का उत्पादन हो रहा है वह पर्यावरण दृष्टि से धारणीय नहीं है। तो ये बात तो सी में नहीं है। अब डी देखते हैं। मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अधिक जल का खपत होता है जब इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन के लिए किया जाता है। तो जब औद्योगिक पशुपालन के लिए फार्म, फैक्ट्री फार्म की बात हुई है, कह रहा जब इसका उत्पादन, किसका, मांस का उत्पादन औद्योगिक पशुपालन के लिए किया जाता है तो इसकी जो पर्यावरणीय लागत होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए धारणीय नहीं है। पूरा का पूरा विचार देखिए डी में आ गया, तो डी सही है। आगे देखते हैं। एक नर बाघ को पेंच बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व से हटाकर पन्ना राष्ट्रीय पार्क में ले जाकर रखा गया। एक घटना बताई गई आपको कि ऐसा किया गया। बाद में इस बाघ ने अपने घर की ओर, मतलब कि वापस पेंच, पेंच उसका घर था और पेंच से ट्रांसफर किया गया, उसको माइग्रेट किया गया कहां, पन्ना में। कह रहा है कि वापस वो घर की ओर 250 मील लंबी दूरी तय की। इस अकेले बाघ की यह यात्रा एक संकट पर प्रकाश डालती है। तो कौन से संकट पर? लेखक का मुद्दा है वो संकट। तो कौन से संकट पर? कई वन्यजीव अभ्यारण्य मानवता के विशाल सागर के बीच भंगुर आवास के द्वीपों के रूप में विद्यमान है। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा मानव अधिवास है, इसके बीच में छोटा सा जगह है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। यही कह रहा लेखक। कह रहा है फिर भी कोई बाघ शिकार, जोड़े और अपने क्षेत्र की तलाश में 100 मील के परास में घूम सकता है। आगे कह रहा है कि भारत के लगभग 1/3 बाघ बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। 1/3 बाघ कहाँ रहते हैं? बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। यह स्थिति मानव और पशु दोनों के लिए संकटपूर्ण है। तो यही मानव पशु संघर्ष की बात कर रहा है लेखक। यहाँ पर जो संकट की बात किया ना, तो मानव पशु संघर्ष की बात कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाघ जैसे वन्यजीव हैं वो घूमते हैं अपने आसपास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसको बड़ा क्षेत्र चाहिए, और जबकि जो अभ्यारण्य है वो छोटे क्षेत्र में है। आगे कह रहा है कि बाघ और उसके शिकार तभी अलग रह सकते हैं यदि अभ्यारण्य के बीच भूमि के मान्य गलियारे हों ताकि वो बिना छेड़छाड़ के आ जा सके। कह रहे हैं भाई जो बाघ जैसे पशु हैं उनको एक विस्तृत क्षेत्र चाहिए, और हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो छोटा क्षेत्र है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे बाघ जो उस संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल आते हैं। तो जब बाहर निकल आते हैं, बाहर रह रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जिसकी संख्या भी वो बता रहा है, एक डेटा दे रहा है कि 1/3 बाहर रहते हैं। तो ऐसे में मानव पशु संघर्ष तो होगा ना। ठीक, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि ये क्षेत्र बड़ा हो, ये क्षेत्र बढ़ जाए। ये क्षेत्र कैसे बढ़ सकता है? मानव अधिवास है ना। हाँ, तो एक दूसरा समाधान ये है कि ये एक संरक्षित क्षेत्र है, ये एक संरक्षित क्षेत्र है, इसके बीच में एक गलियारा हो ताकि वो पशु इस गलियारे का उपयोग कर सके अपने भ्रमण के लिए, शिकार के लिए। तो देखते हैं विषय क्या है, किसकी बात की गई है। तो बाघों का संरक्षण और मानव पशु संघर्ष की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई? बात की गई है कि बाघों को अपने अस्तित्व के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है ना। परास की बात किया गया है, तो बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और संरक्षित क्षेत्रों के बीच मान्य गलियारे ना होने के कारण मानव पशु संघर्ष का संकट उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या है? मान्य गलियारे होने चाहिए। तो हमें यही विचार ढूंढना है। प्रश्न पूछा गया, संदेश। ये देखिए, मनुष्य और वन्य जीव के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता। भाई सुलझाया तो जा सकता है, तभी तो लेखक कह रहा है ना कि भाई इसका संरक्षित क्षेत्र काफी छोटा है बाघ जैसे पशुओं के लिए, क्योंकि बाघ जैसे पशु को एक विस्तृत परास चाहिए और संरक्षित क्षेत्र में नहीं मिल पाता है, इसलिए 1/3 बाघ तो बाहर ही रहते हैं। ठीक है, सुलझाया जा सकता है। और हमारा विचार क्या है?
हमारा विचार जो है वो ए में नहीं है, हटाइए, ये गलत है। बी देखते हैं, संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्यजीव गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो लेखक कह रहा है। अब इससे क्या होगा, बाघ का संरक्षण हो जाएगा, मानव और पशु संघर्ष भी कम हो जाएगा। सी देखते हैं, भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करे। देखो संरक्षित क्षेत्रों, ज्यादा से ज्यादा संरक्षित क्षेत्रों, बात इसकी नहीं है, बात है परास की, कि उसका विस्तार कितना है। ठीक है, क्योंकि बाघ जैसे जो पशु हैं उसको एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र चाहिए, और वो उतना क्षेत्र तो मिलता नहीं हर जगह। तो ऐसे में दो संरक्षित क्षेत्रों के बीच कम से कम एक पास होना चाहिए, एक गलियारा होना चाहिए, ये लेखक कह रहा है। तो वो सी में है क्या, सी में नहीं है, गलत। डी देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पार्कों और बाघ अभ्यारण्यों का व्यवसायिक प्रबंधन होना चाहिए, इसमें भी विचार नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या है, उत्तर है बी। अब इसे देख लीजिए, यहाँ क्या पूछा गया, पूर्व धारणा। ढूंढना तो हमें वही बात है, एक ही बात ढूंढनी है, एक ही विचार ढूंढनी है, चाहे प्रश्न जितने पूछे जाए। पहला स्टेटमेंट देखिए, एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्य जीव के संरक्षण की रणनीति प्रायः सफल नहीं होती। तो इसी रणनीति की तो बात कर रहा है कि भाई देखो, पेंच से उसको हटा करके पन्ना में ले गया, फिर वो 250 मील जो है अपने घर की तरफ चला। तो 250 मील चला तो कहां से चला होगा भाई, मानवीय अधिवास के आसपास से ही तो गया होगा ना। तो प्रायः सफल नहीं होते, ये बात तो लेखक एक उदाहरण के माध्यम से बता ही रहा है, तो बात बिल्कुल सही है। क्यों सफल नहीं होते, क्योंकि बाघ को रहने के लिए, ऐसे पशुओं को रहने के लिए एक विस्तृत प्रयास चाहिए। अब आप उसको विस्तृत प्रयास या जो गलियारा ना दे करके आप उसको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह डाल दे रहे हैं, तो अपने घर की ओर लौट रहा है। तो ये सही है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून नहीं है और इसके संरक्षण के प्रयास असफल हो गए हैं, जिसके कारण बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहने पर बाध्य है। नहीं, बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहने के लिए बाध्य इसलिए है क्योंकि संरक्षित क्षेत्र का परास उतना बड़ा नहीं है। तो गलत है, यहाँ पर आपको विचार नहीं मिल रहा, तो केवल ए। तो ये 2018 का हमारा सीसेट का जो परिच्छेद है वो पूरा हो गया, उसका डिस्कशन। अब हम अगले वीडियो में 2019 के डिस्कशन को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्थिर होकर के ध्यान से सॉल्व कीजिए, खुद भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद पढ़ लीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एलिबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी नॉलेज को लगाया अनावश्यक तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत, और ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने आपको इस डिस्कशन में बताया है। तो दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा आप परिच्छेद पढ़िए। अब भाषा और मनोविज्ञान के आधार पर उसका विश्लेषण कीजिए, नॉलेज के आधार पे नहीं, भाषा और मनोविज्ञान के आधार पर उसका विश्लेषण कीजिए। उस विश्लेषण से जो विचार आएगा उस विचार को विभिन्न विकल्पों में ढूंढिए, जिस विकल्प में आपको विचार मिल गया वो विकल्प सही है। ठीक है, ना कि वह विकल्प सही है जो फैक्चुअली करेक्ट हो। तो फैक्चुअली करेक्ट होगा लेकिन जरूरी नहीं है ना वो सही हो। अगर वो लेखक के विचार में है ही नहीं तो चाहे वो कितना भी फैक्चुअली करेक्ट हो, वो सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 2019 के सीसेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।